हेलो बच्चों, कैसे हैं? डिटर्मिनेंट का पहला पार्ट जो जूम पर रिकॉर्ड हुआ था, मैंने आपको भेजा था, आपने देखा, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सिंपल है, और उसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो डिटर्मिनेंट टॉपिक हम सबको इतना आसान हो जाएगा कि उसमें से लगभग 8-10 नंबर का मिला करके आता है, क्योंकि मैट्रिक्स और इसके साथ मिला करके कई बार 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इसमें एप्लीकेशन, जिसमें डिटरमिनेंट्स की जरूरत पड़ती है। 4 मार्क्स में भी होता है इसका क्वेश्चन, और 1 और 2 मार्क्स में भी होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये है और सबसे ज़्यादा सिंपल है, पर ये डिपेंड है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर। सो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी अगर आज हम डिस्कस करें, मैंने ये पहले से कुछ लिख दी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा था कि ये जो सिंबल है ये डिटर्मिनेंट का होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट केवल उन्हीं मैट्रिक्स का एसोसिएट होगा, यानी मालूम कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, कोई भी हो। इसलिए पहली प्रॉपर्टी कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टीज की कहती है कि जैसे मैट्रिक्स में होता है इक्वल मैट्रिक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अधिकांश बच्चों को गलतफहमी होती है कि अगर डिटर्मिनेंट्स भी इक्वेट हों तो क्या उनके भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे? क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। ये देखो, मान लो दोनों इक्वल हैं, जैसे 6 5 2 2, जरा इसको सॉल्व करें। 6 2 जा 12, -10 2 आएगा, 4 3 जा 12, -10 2 आएगा। लेकिन इक्वल है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम है, लेकिन क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है? क्या नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स की तरह इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होने पर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं मानना। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या आती है कि ईच एलिमेंट्स इन ए रो कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, देन डिटर्मिनेंट ए इज 0। आप लोगों ने मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना सीखा था पहले में, 2x2 हो, 3x3 हो। अब जब अलोंग R1 निकाल रहे हो, अलोंग R2 निकाल रहे हो, अलोंग R3 निकाल रहे हो, या C1 हो, C2 हो, या C3 के अलोंग हम उसको एक्सपेंड अगर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसको हमें इवेल्युएट करना है, इसमें ये C3 के सारे एलिमेंट्स 0 है। तो अगर हमें अलोंग C3 करते हैं तो 0 इंटू सारा कोई डिटर्मिनेंट, फिर 0, फिर 0, तो डेफिनेटली इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए एक प्रॉपर्टी क्या बनी? ईच एलिमेंट इन ए रो या कॉलम्स ऑफ ए इज 0, देन डिटर्मिनेंट। इसकी जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन आता है इसका कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपको क्या करना होगा? वहां पर उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बिना आपको केवल इतना सा ले देना है कि वहां पर कहीं पर भी उसका किसी भी ऑपरेशन के बाद अगर कोई एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ए इक्वल होता है अपने ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के भी, दोनों सेम होंगे। यानी आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी एटी निकाल लिया। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला और उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट निकाला। आप देखो, मान लो मैट्रिक्स ए था 2 3 1 4, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 8 - 3 यानी 5। मैंने इसको ट्रांसपोज करा तो 2 3 कॉलम बन गया, 1 4 दूसरा कॉलम बन गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 8 - 3 अगेन 5। इट मींस किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवा देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल जो मैट्रिक्स से भी ज्यादा सिंपल है। इफ रोज कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम एलिमेंट होना। किसी भी दो रो या दो कॉलम के
एक जैसे एलिमेंट हो जाएं। जैसे आप देखें ये, अच्छा पहले पांचवी प्रॉपर्टी, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन चेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर हमने रो और कॉलम, जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में किया था कि R1 इंटरचेंज R2, क्या किया था, नहीं किया था, कोई भी रो को दूसरे रो से चेंज कर देते थे, वहां पॉसिबल था क्योंकि वहां इक्वेशन थी, तो दोनों साइड में हम ऑपरेशन लगाते थे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी रो को, एक रो को दूसरे से इंटरचेंज किया या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया, तो उस केस में उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, प्लस आ रही है, तो इंटरचेंज, सिंगल इंटरचेंज करने के बाद माइनस आएगी। लेकिन अगर हमने दो चेंज कर दे तो दो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगी। जैसे 2 3 1 4 मैंने अप्लाई किया है, R1 इंटरचेंज R2, 1 4 फर्स्ट रो हो गई, 2 3 सेकेंड रो हो गई, 3 माइनस 8 माइनस 5, यहां 8 माइनस 3 प्लस 5, साइन चेंज हो जाएगा चाहे रो इंटरचेंज हो या कॉलम इंटरचेंज हो। एंड द फाइनल इस पेज की, इसके बाद दूसरा पेज देखेंगे, इफ टू रोज कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यहां आइडेंटिकल मतलब जैसा हमने अभी बताया था, सारे एलिमेंट सेम हो, दो रो या किसी भी दो कॉलम के। जैसे यहां देखें C1 और C2 दोनों के एलिमेंट सेम है, या यहां देखें तो R1 और R3 के सेम है। आपको क्या लिख सकते हो इसमें, हेयर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो डेल इक्वल टू 0। यहां भी कर सकते हो, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डेल, ये भी तो 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी, यहां तक रही आपकी 6 प्रॉपर्टी, आपने नोट कर ली होंगी। इसके बाद चूंकि इसे मिटा करके अगली कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, उन पर डिस्कस कर। सातवीं जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वी टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है, मान लो मुझे डिटर्मिनेंट ये दे रखा है, अब मैं इसमें से, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं ऊपर से 4 कॉमन ले सकता हूं। अच्छा क्यों लेना, तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि मुझे कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, मैं उसका एक्सपेंड ज्यादा नहीं कर सकता, बहुत ही सिंपली हो जाएगा। और खासतौर पर जब अलजेब्रा वाले पोर्शन आ जाएंगे, तो अगर आपने कॉमन बाहर निकालते रहे हो ना, तो एक्सपेंशन में इजी होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कहां जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन है आपके उसमें, आप ध्यान से देखना, और एग्जाम में बहुत आता है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ। अब थोड़ा सा ध्यान करें, जरूरत क्यों है। अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो देखो क्या आएगा, हाँ 4 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया तो 4 1 2 3 1 2 5 1 2 6। ध्यान से देखो, पहले नहीं पता लग रहा था, लेकिन कॉमन लेते ही पता लग गया कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। लिखोगे कि हेयर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहां देखो, इसमें से तो दोनों में से कॉमन आ सकता है, रो में ऐसे ऐसे भी, कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हैं, रो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां दोनों से आ रहा है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों से आ रहा है तो अलग अलग कॉमन आएगा, एक ही कॉमन मैट्रिक्स की तरह सब में से नहीं आता। अर्थात अगर मैं पहली रो से बाहर निकालूं 3, दूसरे से भी 3, तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर, और यहां बचेगा 1 2 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 9 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9, 4 माइनस 6 यानी -2 यानी -18। 3/3 का भी है, तो अच्छा ये तो चलो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, ऐसा भी हो सकता था एक में से 3 कॉमन आ रहा है, एक में से 2 कॉमन आ रहा है, तो एक में से 3 निकाल दो, दूसरे में से 2 निकाल दो, 3 2 जा 6 बाहर हो गया। इस तरह से हम कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसकी जरूरत आपको ध्यान आ गया होगा, कहां पड़ी थी। इससे एक
जो हमने आइडेंटिकल वाला पढ़ा था, हम ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, तो हम देखें 1 को इस पूरी R3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 1/4, यहां देखें तो भी 1/4, यहां देखें तब भी 1/, ऐसे देखो 1/2, 1/2, 1/2। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हों, जरूरी नहीं आइडेंटिकली हो, अगर प्रोपोर्शनल भी हैं तब भी हम लिख सकते हैं कि वो इक्वल टू 0 होगा। क्यों प्रोपोर्शनल होने पर? क्योंकि कॉमन लेने पर वो एक जैसे बन जाते हैं। अगला देखते हैं, रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय के। ए रो, एक रो या कॉलम, ध्यान करो पूरे मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है, कोई भी एक रो या कॉलम अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू में उतना मल्टीप्लाई का आंसर आएगा, सॉल्यूशन उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ए डिटर्मिनेंट था, अब जरा इसको सॉल्व करें तो 4 - 6 -2। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये दूसरा बन गया डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट तो नहीं रहा, 3 से मल्टीप्लाई करके हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करें, हमने क्या किया है, केवल फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब 3 × 4 = 12 -18, 12 - 18। इसमें और इसमें अगर आप देखें तो जो बी का डिटर्मिनेंट है वो 3 × ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया, जबकि हमने मल्टीप्लाई किया था केवल एक रो को। तो किसी भी एक रो या एक कॉलम को यदि हमने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ओवरऑल उसकी वैल्यू में भी उतना चेंज आ जाएगा। इसलिए इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम नहीं करना, अगर मल्टीप्लाई किया है तो साथ साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड किया है तो साथ साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत स्मार्ट आता है और अक्सर आता है हर एक आध साल में, जैसे ये है, ए दे रखा है, आपसे कहा है जरा बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ए दे रखा है तो ए डिटर्मिनेंट निकाला, तो ए डिटर्मिनेंट आ गया -2 -3 -5, ठीक है ना, -2 -3 यानी -5। और हमें पूछा है 3a का डिटर्मिनेंट, 3 से इंटू कर दिया तो -15 आंसर। बिल्कुल गलत। वही जो आपने इन दोनों में देखा, इसमें रो और कॉलम में से कॉमन अलग अलग होता है, अर्थात ये मैंने क्या किया है, a को 3 से इंटू कर दिया है। देखो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 -3। अब इसके बाद इसको जरा हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो 6 × 3 = -18, 9 × 3 = -27, कितना हो गया, -45। कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स, यानी एक प्रकार से ये इक्वल टू हो गया 9 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इससे एक चीज पता लगती है कि जितने ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, अगर हमने मल्टीप्लाई किसी से किया है तो ये तो 2/2 का था, तो इसका मतलब ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, और 2/2 का था, इसलिए इसके इक्वल। अगर ये 3/3 का होता तो 3³ हो जाता। 2 से इंटू किया है, 3/3 का है तो 2³ का उसमें आएगा, तो 1 मार्क्स में आता है। तो अगर बच्चे ने इसको मल्टीप्लाई करके और फिर निकाला तो बहुत बड़ा आएगा। हमें क्या करना है, सीधा ए का डिटरमिनेंट निकालो और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर लगा दो जिस ऑर्डर का है, तो वो आसानी से हो जाएगा। एक और बहुत ही बढ़िया इसकी जो प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से देखो, ऊपर फर्स्ट रो है ABC, दूसरी है A+X, B+Y, C+Z, तीसरी है XYZ। हमें इसमें क्या है, तीसरी रो में, सेकंड रो में XYZ अलग से प्लस हो रहा है इसमें,
तो ये पूरा डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। कैसे? पहला डिटर्मिनेंट होगा ए बी सी फर्स्ट रो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, थर्ड में भी कोई चेंज नहीं है, इसमें प्लस प्लस दे रखा है, तो हमने दो डिटर्मिनेंट बनाने हैं। तो इसके जो पहले एलिमेंट हैं उनको पहले लिख लेंगे, ए बी सी, एक डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, लास्ट वाली भी एज इट इज। इसके अलावा जो इसके साथ जो प्लस था दूसरे डिटर्मिनेंट में वो आ जाएंगे। इसे बहुत ध्यान से एक बार और समझ लो। अब ये तो बीच की रो में था, हो सकता है इस कॉलम में भी हो, इस कॉलम में भी हो, तो एक बार में एक को हटाना, दूसरे बार में दूसरे को हटाना। तो जो भी प्लस हो रहा हो, चाहे एक रो में हो रहा हो या एक कॉलम में हो रहा हो, उससे उतने ही डिटर्मिनेंट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कहोगे सर ऐसे बढ़ते चले गए तो पता नहीं कितना। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी है, हालांकि वो इससे सॉल्व नहीं है, और वो यहाँ एक सिंगल टर्म है, यहाँ दो टर्म प्लस हो रही है, यहाँ तीन टर्म प्लस हो रही है। अगर हम चाहें तो पहली को एज इट इज रखना, दूसरे में प्लस करके अलग अलग करना, और इधर तीन की एज इट इज रखना, उसके बाद तीन को फिर अलग अलग करना, तो इस तरह से 6 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है, इतना लंबा क्यों करना? फायदा जरा ध्यान से देखो। अगर आपने इसको सॉल्व किया ना तो पसीने आ जाएंगे, लेकिन आपने अगर अलग कर लिया तो जरा ध्यान करो, R1 और R2 आइडेंटिकल, जीरो। जरा यहां देखो R2 और R3 जीरो, इट मीन्स 0 + 0 यानी 0। ओरली क्वेश्चन हो गया। तो कई बार ये प्रॉपर्टियां बड़ी हेल्पफुल होती हैं हमें। जरूरी नहीं है कोई प्रॉपर्टी हमें सभी जगह लगानी हो, लेकिन जहां पर लग सकती हो, जहां क्वेश्चन सिंपल हो सकता हो, वहां उस प्रॉपर्टी को जरूर लगाना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी जब तक प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो तब तक नहीं आएंगी, और जब क्वेश्चन करने लगोगे तब कब कौन सी कहां लगनी है अभी तो वो बच रही है ना। पर जैसी आपने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी भी RI = RI + KRJ, किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो को किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, जो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हो, या कॉलम में भी कर सकते हो। बस एक अंतर है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अगर पूरे में रो में ऑपरेशन लग रहा है तो जब तक पूरा क्वेश्चन होगा केवल रो में ऑपरेशन लगेगा। कॉलम से कर रहे हैं तो सब में केवल कॉलम ही कॉलम का लगेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। आपने एक बार रो लगा दिया है तो दूसरे में कॉलम लगा दो, फिर कुछ और लगा दो। तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है डिटर्मिनेंट में। बस ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से, कब कहां किससे ज्यादा मेरा क्वेश्चन इजी हो सके, अगर हम इसको ध्यान दें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। तो आज आपने जो प्रॉपर्टी देखी उन सबको ठीक से रिवाइज, उनको फील करना, ध्यान करना, मुझे रटना नहीं चाहिए। ये नहीं अच्छा ये पहली, अच्छा ये दूसरी, कोई पहली दूसरी नहीं होती है। मैंने आपकी जानबूझ करके जो बुक में दे रखी है उसका क्रम बदला है, इसीलिए बदला है। हम लोग रटे नहीं, हमें क्या देखना है कि किस डिटर्मिनेंट में कैसे प्रॉपर्टी लगे जिससे कि उस डिटर्मिनेंट सबसे जो सिंपल चीज है वो हमें सबसे सिंपल हो जाए। तो करते हैं, उसके बाद इसके जो कुछ एग्जांपल है उन्हें हम बाद में देखेंगे, है ना। कुछ डाउट हो तो आप पूछना, उसमें लिखना, फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की, ठीक है ना। बाय।